नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडीशाला 2.0 की आज की ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे संधि और संधि में हम लोगों ने दो संधियां पढ़ ली है। कौन कौन सी? स्वर संधि और व्यंजन संधि। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संधि का तीसरा भाग। कौन सी? विसर्ग संधि। दोस्तों अगर आपको स्वर और व्यंजन संधि में कहीं भी कुछ भी समस्या हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। उसका उत्तर आपको नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल मिल जाएगा। बहुत ही सरल तरीके से आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं विसर्ग संधि और विसर्ग संधि एक नए तरीके से पढ़ने वाले हैं। वो तरीका आपका ऐसा होगा जैसा आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा। हमारे बहुत से साथी हैं जिनको विसर्ग संधि से लेकर संधि में तो अक्सर लोगों को समस्याएं नजर आती हैं, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि स्वर और व्यंजन संधि की सारी समस्याएं आपकी हल हो गई हैं। आज हम लोग विसर्ग संधि पर चर्चा करने वाले हैं, विसर्ग संधि पढ़ने वाले हैं और विसर्ग संधि को इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी चैनल पर नए नोटिफिकेशंस आए वो आपको तत्काल मिल जाएं और उसको आप देख सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए हम लोगों ने संधि में क्या क्या पढ़ लिया है, ध्यान से देखिए। संधि में हम लोगों ने तीन संधियां पढ़नी थी। कौन कौन सी? देखिए, एक थी स्वर संधि, दूसरी थी व्यंजन संधि और तीसरी थी विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों, तीन संधियां हम लोगों को पढ़नी है और इसमें से हमने क्या क्या पढ़ लिया है। स्वर संधि पूरा डन कर लिया है। कितने पार्ट? 5 पार्ट। व्यंजन संधियों को भी हमने नियमों में पढ़ लिया है और नियमों की संख्या आपको पता होगी कि कितने नियम होंगे, क्योंकि मैंने नियम की गिनती करके आपको नहीं बताया था। इसमें नियमों को हमने बता दिया था। कल की क्लास में भी आपका रिवीजन एक बार कराया गया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों, जब संधि हमने शुरुआत की थी और संधि के भेद हमने बताए थे तो हमने ये बताया था कि संधि किस किस तरह से बनती है और इसके तीन भेद क्यों होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने उस समय बताया था आपको कि ये जो स्वर संधि है ये कैसे कैसे बनती है। देखिए, स्वर संधि जो आपकी बनती है वो किस तरह से बनती है, जब स्वर और स्वर का मेल होता है तब बनती है। और ये क्या कब बनता है? जब स्वर प्लस व्यंजन हो या व्यंजन प्लस स्वर हो या व्यंजन प्लस व्यंजन हो। इस पर बात हो चुकी है बहुत ही बेहतर तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब हमारी बारी आती है इसकी विसर्ग संधि की, कि इसके बारे में हमने क्या चर्चा की थी कि विसर्ग के बाद स्वर हो, ये वह है, ध्यान दीजिएगा, विसर्ग के बाद स्वर हो या विसर्ग के बाद क्या हो? व्यंजन हो। देखिए ध्यान से देखिएगा, विसर्ग के बाद स्वर या विसर्ग के बाद व्यंजन हो तो ये संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि होगी। आज हम लोग विसर्ग संधि पर बहुत ही अच्छे से चर्चा करेंगे, अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इसको इस तरह से बांट कर पढ़ेंगे कि आपके दिमाग में एकदम छप जाए। ठीक है दोस्तों, बार बार आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठें या तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए तैयार रहें और जब हम पढ़ाना शुरू कर दें तो आपका जो ध्यान है बिल्कुल अपने कंप्यूटर मोबाइल की स्क्रीन पर होना चाहिए। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाने की जरूरत नहीं है। जब आपसे कुछ कहा जाए तभी आप कमेंट बॉक्स में जाएं और वहां पर उसका उत्तर दें। आपका ध्यान बिल्कुल स्क्रीन पर होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आज की समस्या, आज जो संधि के बारे में आपके मन में विसर्ग संधि की समस्याएं हैं वो एकदम हल हो जाएं और दोबारा आपको विसर्ग संधि की जरूरत ना पड़े। ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यान से देखिए। मैंने अभी अभी क्या बताया आपको कि विसर्ग संधि कैसे कैसे बनती है। या तो विसर्ग के बाद क्या होगा? स्वर होगा या विसर्ग के बाद क्या होगा? व्यंजन होगा। चलिए अब आप बताइए, विसर्ग के बाद या तो स्वर होगा या तो व्यंजन होगा। अब आप बताइए कि इस स्वर की संख्या कितनी है और व्यंजन की संख्या कितनी है। आप कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर बताइए कि स्वर की संख्या और व्यंजन की संख्या कितनी कितनी है। बिल्कुल तुरंत आप जाइए और वहां पर उत्तर दीजिए कि स्वर और व्यंजन की संख्या कितनी कितनी है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस पर हम लोग आगे बात करने वाले हैं और इसी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद अभी बहुत सारी चीजें आपको आज सीखनी है। जो पीछे आप सीख भी चुके हैं उसका दोहरान भी यहाँ पर करना है, उसका रिवीजन भी करना है।
और उन्हीं सब चीजों के माध्यम से हमको आगे भी बढ़ना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका उत्तर बिल्कुल आ गया होगा कि स्वरों की संख्या कितनी है। स्वरों की संख्या है 11 और व्यंजनों की संख्या आपने बिल्कुल सही जवाब दिया होगा 33। कितने हो गए? 33। कैसे कैसे हो गए? 25 तो वर्गीय हो गए और 8 आपके जो नीचे होते हैं अंतस्थ और ऊष्म। चलिए अब ध्यान से देखिए कि चलिए ध्यान से देखिए कि मैं आपको क्या बताने वाला हूं। यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो स्वर और व्यंजन हैं इनको हम वर्ड भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यदि इनको हम वर्ड कह सकते हैं तो ये जो पूरी चीज हमने यहाँ पर 2 लाइनों में लिखी है इसको यहाँ पर केवल और केवल एक लाइन में लिखना चाहें तो विसर्ग धन वर्ण, क्या लिख सकते हैं कि विसर्ग धन वर्ण, ये हम सूत्र एक बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि इसको भी हम थोड़ा सा और तोड़ने की कोशिश करें तो वर्ण को आपने गिना कि ये दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, तो 11 और 33 कितने हो जाएंगे दोस्तों? आप बिल्कुल जानते हैं कि 11 और 33 44 हो जाएंगे। तो इस वर्ण को हमने कितना समझ लिया कि ये 44 रहेंगे, अर्थात विसर्ग का जो योग होगा वो कितने वर्णों के साथ होगा? 44 वर्णों के साथ होने वाला है। ठीक है दोस्तों, कितने वर्णों के साथ होने वाला है? 44 वर्णों के साथ किसका योग होने वाला है? विसर्ग का योग होने वाला है। ये आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए। कैसे? स्वर या व्यंजन का योग होना था। ठीक है दोस्तों, अब स्वर 11 व्यंजन 33 और इन दोनों को मिलाकर हमने कहा वर्ण। तो वर्ण जो है उसकी संख्या अगर हम देखेंगे तो इसमें कौन कौन है? स्वर भी है और व्यंजन भी है। तो स्वर और व्यंजन मिलाकर कितने हो गए? आपके हो गए 44। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि ये विसर्ग क्या है। जब आपको वर्णमाला पढ़ाया जा रहा था तो वहां पर आपको विसर्ग के बारे में चर्चा की गई थी और वहां पर बताया गया था कि विसर्ग किसके अंतर्गत आता है। तो आप जानते हैं कि विसर्ग किसके अंतर्गत आता है? तो विसर्ग जो है वो अयोगवाह के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? अयोगवाह के अंतर्गत आता है। देखिए अयोगवाह, अब बताइए अयोगवाह क्या होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है और वो कौन कौन से होते हैं? तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर केवल इतना लिखें कि अयोगवाह की संख्या कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाएं और अयोगवाह की संख्या कितनी होती है आप ये तत्काल लिखें, तुरंत लिखें। ठीक है दोस्तों, जल्दी जाएं, इससे आपकी सक्रियता का पता चलेगा आप पीछे कुछ पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। जो भी काम करते हैं वो पता चलेगा, आपको खुद का ज्ञान होगा, खुद अनुभव करेंगे कि हमने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा, क्या रिवाइज किया, क्या भूल गए। ठीक है दोस्तों, जब भी आप मन लगाकर पढ़ रहे हो तो बिल्कुल मन लगाकर पढ़ें, उसमें कोई भी कोताही ना करें। आपके पास एक अच्छा अवसर है। देखिए दोस्तों, जो अवसर है वो बार बार आपके दरवाजे पर नहीं आता है, लेकिन आपका दरवाजा एक बार जरूर खटखटाएगा। और अगर आप उस समय चद्दर तान के घोड़ा बेच के सो रहे होंगे ना, तो बिल्कुल आप सोते ही रह जाएंगे और बस यही करेंगे कि आप चद्दर में पड़े हैं और बाहर से सारी चीजें सारे लोग सेलेक्ट होकर चले जा रहे हैं और आप अभी भी इंतजार में है कि आपके लिए अलग से 200-400 सीटें रख दी जाए, भैया कि ये आप ही के लिए है, आप ही ले जाइए। तो ऐसा तो बिल्कुल होने वाला नहीं है दोस्तों। एकदम बिल्कुल समझ लीजिए कि अगर आप अपना 1 मिनट जाया कर रहे हैं तो उस 1 मिनट में आपकी रेस में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो आपसे आगे निकल जा रहे हैं। तो आप बिल्कुल ऐसा ना करें, आपका एक एक मिनट कीमती है। आप उस रेस में दौड़ रहे हैं जहां पर करोड़ों लोग दौड़ रहे हैं और अगर आप 1 मिनट देरी करते हैं, 1 मिनट पीछे रह जाते हैं तो आप उसमें लाखों लोगों से पीछे हो जाएंगे। तो बिल्कुल अगर आप चाहते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आप सेलेक्ट हो जाएं, तो बिल्कुल उठिए, एक एक मिनट का आपने उपयोग करिए और लग जाइए एकदम पढ़ाई में। बिल्कुल पेपर ऐसा करिए कि जो पेपर बनाने वाला हो वो सोचे कि मैं कहां से दे दूं प्रश्न की ये ना कर पाए। और उसके लिए मैं बैठा हूं आपके सामने, हिंदी विषय को लेकर मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि पेपर कहीं से भी बने, आपके प्रश्न सही होने ही होने हैं। तो अगर आप मन लगाकर जुटे हैं
तो दोस्तों बिल्कुल सही जगह पर जुटे हैं और डेली आप जुटे रहिए। 40 मिनट का समय आपका लगता है, नोट्स बनाइए, 10 मिनट रिवीजन करिए, सारी चीजें आपकी तैयार। आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। मैं इतना अभ्यास भी करा देता हूं कि आपकी चीजें तैयार हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों। और एक और रिक्वेस्ट समझिए कि ये जो है जितने भी दोस्त हमारे साथी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, वो अपने दोस्तों को 10-10 कम से कम 10-10 लोगों को तो जरूर भेजें और उनको बताएं कि यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी पढ़ाई जा रही हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चर्चा हो रही थी अयोगवाह। तो आप जानते हैं कि अयोगवाह की संख्या कितनी है? 2 है। और कौन कौन से हैं? अंग और आहा। अब आप बताइए अयोगवाह का अर्थ क्या है? देखिए अयोगवाह का अर्थ क्या होता है? आ मतलब नहीं, योग मतलब जुड़ते हैं। ठीक है। किसके साथ नहीं जुड़ते हैं? देखिए अयोगवाह ये वो है जो जुड़कर वहन नहीं होते हैं। जुड़कर वहन नहीं होते हैं तो किसके साथ जुड़कर वहन नहीं होते हैं? तो ये व्यंजनों के साथ जुड़कर वहन नहीं होते हैं। अगर व्यंजनों के साथ नहीं जुड़ते हैं तो किसके साथ जुड़ते हैं? तो ये किसके साथ जुड़ते हैं? स्वर के साथ जुड़ते हैं। ये चीज आप समझ गए अयोगवाह। ये ध्यान में रखिएगा कि ये किसके साथ जुड़ेंगे? केवल और केवल स्वर के साथ जुड़ेंगे। ठीक है दोस्तों। दूसरी चीज, ये जो अंग है इसके बारे में हमने पढ़ लिया है पीछे। इसको क्या कहते हैं? अनुस्वार। और व्यंजन संधि में आपने अनुस्वार बहुत अच्छे से पढ़ा। ये इसका निशान है, ये इसका प्रतीक चिन्ह है। और ये जो है इसे कहते हैं हम विसर्ग। ठीक है दोस्तों। और इसका चिन्ह जो है ये 2 बिंदियां, इस तरह से बिंदु रहता है, ये हमेशा अक्षर के बाद लगता है। ठीक है दोस्तों। और हमने अभी अभी बताया कि ये जो है व्यंजन के साथ नहीं जुड़ते हैं तो किसके साथ जुड़ेंगे? स्वर के साथ जुड़ेंगे। इसका मतलब जो ये अयोगवाह है, ये जो विसर्ग है, ये किसके साथ जुड़ेगा? केवल और केवल स्वर के साथ जुड़ेगा। अर्थात पहले स्वर और उसके बाद विसर्ग। हमने अभी बताया कि विसर्ग किसी भी वर्ण या अक्षर के पहले नहीं होता है, वो हमेशा बाद में ही लगता है। तो आपका ये हो गया स्वर और इसके बाद आपका लगेगा विसर्ग। इतना आप समझ गए होंगे। आई होप कि बहुत अच्छे से आपके समझ में आ रहा होगा। ये चीजें पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए यदि विसर्ग के पहले हमको स्वर जोड़ना है तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि उनकी संख्या कितनी होगी। तो इसकी संख्या कितनी होगी? क्योंकि स्वरों की संख्या 11 होती है तो यहां पर विसर्ग के पहले लगने वाले वर्णों की संख्या कितनी होगी? 11 होगी। अर्थात इसको हम इस तरह से लिखें कि 11 विसर्ग, मतलब 11 स्वरों के बाद विसर्ग लगेगा। ये आप बहुत आसानी से समझ गए। अगर इतना आप समझ गए हो तो बिल्कुल जाएं और थम्स अप दें कमेंट बॉक्स में कि हाँ बिल्कुल समझ में आ गया है। चलिए जल्दी करें। यहां पर मैं और भी चीजें आपको समझाने वाला हूं। देखिए ये आप अयोगवाह समझ गए। विसर्ग जो है वो या अनुस्वार जो है वो स्वर के साथ ही लगता है। आप समझते हैं कि विसर्ग जो है वो स्वर के बाद में ही आता है और स्वरों की संख्या 11 है। अर्थात विसर्ग के पहले जो वर्ण आएंगे वो कितने आ सकते हैं? 11 वर्ण आ सकते हैं। इतना आप समझ गए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जो विसर्ग है इसका हमने उच्चारण भी आपको बताया था कि इसका उच्चारण कैसे होता है। आहा। इसका उच्चारण यही कहा जाता है। जैसे हम लिखते हैं प्रातः, तो इसका उच्चारण हमने क्या किया? अह। यहां पर हो गया प्रात और फिर विसर्ग लगा तो इसको हटाया हमने प्रातः। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहां पर आप विसर्ग देखें, प्रातः में अगर हम विसर्ग देखें तो देखिए यहां ऊपर हम लिख रहे हैं प्रातः में। अगर आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर ये तो ता के बाद आया है, लेकिन हमने बताया आपको वर्ण विच्छेद में कि ता का वर्ण विच्छेद क्या होगा? ता धन आ, और इसके बाद आपका आया है विसर्ग। ये आप समझ गए। इसका मतलब विसर्ग किसके साथ जुड़ा है? इस स्वर के साथ जुड़ा है। ठीक है दोस्तों। इसी तरह से आपका आएगा निहि। यहां पर आप कहेंगे कि ना के साथ, तो नहीं, आप समझ गए होंगे कि ये ना है और धन ई है और उसके बाद यहां पर लगा है आपका विसर्ग। किसके साथ लगा है? ई के साथ लगा है। तो ये आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि विसर्ग जो है वो स्वर के बाद ही लगता है, व्यंजन से नहीं लगता है। ठीक है, क्योंकि ये इसीलिए अयोगवाह है। अब आगे देखिए। अब यहां पर हमने लिखा है, यहां देखिए ध्यान से, विसर्ग
और वर्ण। ठीक है, कैसे? यहां पर स्वर व्यंजन को हमने जोड़कर वर्ण कर दिया और विसर्ग हो गया। अब आगे देखिए, हमने लिखा विसर्ग प्लस वर्ण। ध्यान से देखते चलिएगा, यहां से आपकी चीजें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी, आपका बेस एकदम क्लियर हो जाएगा। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि सर संधि को कितना लंबा पढ़ा रहे हैं, नहीं, सर पढ़ा नहीं रहे हैं, सर समझा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अगर आप एक बार समझ लेंगे तो बार बार आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कॉपी पेन लेके बैठिए, जब भी मैं कुछ कहूं तो उसको आप बिल्कुल लिखिए और करिए। ठीक है दोस्तों, इसका देखिए स्क्रीनशॉट आपको लेने की जरूरत अगर हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जब मैं पढ़ाता रहूं तो आपको लगे कि हाँ आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, तो आप स्क्रीनशॉट तुरंत ले लिया करिए। स्क्रीनशॉट लेने के लिए उंगलियां कैसे घुमाना ये तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि भैया जब आप व्हाट्सअप, फेसबुक या यूट्यूब पे कोई कॉमेडी और ऐसी चीजें देखना शुरू करते हैं तो भैया पूछिए मत, आपका आधा घंटा 1 घंटा कब निकल जाता है, कैसे निकल जाता है, कुछ पता नहीं चलता है। ये उम्र ही ऐसी है, इसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये तो उम्र वही चल रही है कि थाना थाया कि नहीं थाया। तो इन सब चीजों से थोड़ा सा बचिए, ताकि बाद में आपको परमानेंट कोई पूछने वाला मिल सके कि खाना खाया कि नहीं खाया। आज के चक्कर में पड़ेंगे तो परमानेंट वाला छूट जाएगा। तो बिल्कुल लगे रहिए और पढ़ते रहिए। देखिए, अब चलिए आगे। हमने कहा विसर्ग प्लस वर्ण। अब देखिए, हमने ये भी बताया कि विसर्ग किसके साथ जुड़ेगा? स्वर के साथ। क्या हम विसर्ग को इसका संकेत लिख दें और वर्ण को हम लिख दें? कितने वर्ण थे? 44, 33 और प्लस 11 स्वर, 44 ही तो थे, तो हमने लिख दिया। अब आपको समझ में आया? विसर्ग प्लस ये 44 वर्ण। बिल्कुल समझ गए? एक एक कड़ी समझते चलिए, ताकि आपको आनंद आ जाएगा पढ़ने का। आज विसर्ग संधि का आनंद, आपको आनंदानुभूति होने वाली है दोस्तों। इतना आनंद आपको आ जाएगा कि आपको लगेगा कि विसर्ग संधि ये तो बेहद आसान है, इससे डरते क्यों थे हम अभी तक। देखिए, अब हमने बताया कि आपके विसर्ग के पहले क्या जुड़ेगा? स्वर जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? स्वर जुड़ेगा। ये चीज आप बिल्कुल समझ गए। अब इसको और भी तोड़कर मैं लिखने वाला हूं कि स्वरों की संख्या आपने कितनी बताई? तो स्वरों की संख्या आपने बताई 11। तो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं? 11 का मतलब आप समझ जाएंगे विसर्ग, सॉरी स्वर, क्योंकि स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। उसके बाद आपका विसर्ग है और उसके साथ में आपके कितने वर्ण जुड़ने वाले हैं? 44 वर्ण जुड़ने वाले हैं। अगर आप इतना समझ गए हो तो मैं आगे बढ़ूं। देखिए, आप ये सीख गए कि 11 और 44, आपके 11 क्या हो गए? स्वर हो गए, जो विसर्ग के पहले आने हैं, और 44 आपके क्या हो गए? वर्ण हो गए, जो स्वर और व्यंजन दोनों मिलाकर होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से देखिएगा कि मैं यहां पर बार बार ये क्यों बता रहा हूं कि विसर्ग के पहले स्वर आएगा, क्योंकि इसमें भी जब परिवर्तन होगा तो वो भी यहां पर होने वाले संधि पर असर डालेगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान में रखिएगा कि पहले इधर वाले को तो देखना ही है 44 को, लेकिन इधर जो 11 है इनके परिवर्तन से भी असर पड़ेगा। ठीक है, तो इनको भी हमें पढ़ना है। अब हमारे पास मिल गया कि 11 विसर्ग, मतलब स्वर के बाद विसर्ग, और प्लस वर्ण जो है वो कितने हैं? 44। ये हमारे पास मिल गया हमको। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आपको मैं और भी सरल बनाने वाला हूं, आपकी इस कठिनता को बिल्कुल सरल कर देने वाला हूं। ये जो 44 वर्ण हैं, इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं कि नहीं, ये आप बताएंगे। अगर मैं इनको दो भागों में, अघोष और सघोष में बांटूं, तो क्या ऐसा संभव है? सघोष अघोष के बारे में हमने बहुत चर्चाएं कर ली हैं, पीछे व्यंजन संधि में भी सघोष अघोष हमने पढ़ा है। तो मैं यहाँ पर सघोष अघोष आपसे पूछने वाला नहीं हूं, मैं यहाँ पर सीधे आगे बढ़ने वाला हूं। तो ध्यान से देखिए कि जो अघोष होता है, देखिए इन 44 वर्णों को हम सघोष अघोष में बांट सकते हैं या नहीं? ये आप पीछे जान चुके हैं कि बिल्कुल बांट सकते हैं।
कैसे कैसे सघोष बांट सकते हैं, कैसे कैसे अघोष बांट सकते हैं, अब आप ये पढ़ने वाले हैं। देखिए, अघोष जब आप पढ़ रहे थे तो यहाँ पर हमने एक ट्रिक आपको बताया था। कैसे हमने बताया था, ये तो है आघोष और ये है आपका सघोष। जो भी साथी शुरू से पढ़ रहे हैं उनके दिमाग में सारी चीजें चलने लगी होंगी कि अरे वाह, यही तो बताया गया था। कैसे? जहां पर आ है आघोष में, पहले तो ये एक और दो, पहला और दूसरा, सभी वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण, और सघोष में जो बचा तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग, ये सघोष में आ गया। ये अब यहां पर मैंने ट्रिक में क्या बताया था कि अघोष में आ है, इसका मतलब जो इसमें है वो इसमें नहीं रहेगा। मतलब जो आ से जुड़ा हुआ है वो कहां चला जाएगा? स घोष में, और जो सा से जुड़ा है वो चला जाएगा आ घोष में। सा से कौन कौन जुड़ा है? तीनों सा, छोटा सा, बड़ा सा और खष्टी सा, जिसको आप कहते हैं मूर्धन्य सा, तालव्य सा और दंत्य सा। इसका क्रम जो है ये तो है नहीं, ये पहले आता है, ये उसके बाद, ये उसके बाद। तो मैंने केवल बताने के लिए आपको लिखा है, आप ये मत सोचिएगा कि सर तो गलत लिख दे रहे हैं, नहीं। तीनों सा आ गए आघोष में, और यहां से आ का मतलब हमने आपको बताया था कि आ का मतलब है अंतस्थ है, और जहां पर अंतस्थ जाता है वहां पर स्वर को भी लेके जाता है। और अंतस्थ के बाद इस तीनों सा के बाद जो भी बचा है वो मतलब हा। अब इसमें कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे? तीन, देखिए, सभी वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण, और उसके बाद अंतस्थ में य, र, ल, व, और यहां पर हमने बताया हा, और 11 के 11 स्वर। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां पर हम लिख सकते हैं कि पहला और दूसरा वर्ण सभी वर्गों के, और उसके बाद क्या? स, एक मिनट, इसको हम सही लिख दें। देखिए, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत्य सा। ठीक है, अब जो है अगर हम सघोष की बात करें तो सघोष में आप जानते हैं कि क्या क्या होगा। पहले तो 11 के 11, देखिए 11 के स्वर बाद में, देखिए पहले तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण, तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण। उसके बाद आपके आते हैं स्वर। स्वर के बाद आप देखेंगे अंतस्थ और ऊष्म। अंतस्थ और ऊष्म में हा। ठीक है, अंतस्थ आपका होगा य, र, ल और व, और आपका होगा ऊष्म का हा। ठीक है दोस्तों, अब आप एक काम करिए, एक चीज हमको बताइए कि इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, अघोष की और सघोष की संख्या कितनी हो जाएगी। हो सकता है यहाँ पर दिख ना रहा हो आपको, तो बिल्कुल देखिए कितना हो जाएगा। सघोष और अघोष की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप बिल्कुल जोड़ सकते हैं। 5 ये 10 और 3 ये, तो अघोष की संख्या कितनी हो गई? 13। और सघोष की आप बिल्कुल निकाल सकते हैं कि 44 में से 13 अगर निकल गया तो आपके पास कितना बचेगा? 31। और आप यहां से जोड़ भी सकते हैं, 5 5 10 5 15, 15 और 11, 15 1 16 10 26, 26 4 30 और 1 31। मतलब आपके पास अघोष वर्ण कितने हो गए? सघोष हो गए 31 और अघोष हो गए 13। अर्थात इन 44 वर्णों को हम कैसे बांट कर पढ़ने वाले हैं? 11 विसर्ग, मतलब स्वर के बाद विसर्ग, प्लस पहला हम पढ़ेंगे 13 को जोड़कर और दूसरा हम पढ़ेंगे 31 को जोड़कर। अर्थात पहला हम पढ़ेंगे अघोष को जोड़कर और दूसरा पढ़ेंगे सघोष को जोड़कर। मतलब अब ये पूरा 44 वर्ण हम दो भागों में बांट कर पढ़ने वाले हैं। ये चीजें आप ये मत समझिएगा कि क्या पढ़ाई जा रही है दोस्तों, विसर्ग संधि को आसान करने के लिए ये चीजें आपको बताई जा रही हैं। आगे से विसर्ग संधि आपको बिल्कुल भी कष्टकारी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, देखिए अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे, और सघोष आघोष तो आप जानते ही हैं कि क्या होता है। इसकी परिभाषा, सघोष मतलब जिसमें कंपन हो, मतलब जिनके उच्चारण में हमारे स्वर तंत्रियों में क्या होता है? कंपन होता है। और आघोष, आ मतलब नहीं, घोष मतलब कंपन, जिसमें कंपन नहीं होता है, तो वो अघोष हो गए। इनकी संख्या आप बिल्कुल समझ गए, सारी चीजें आप समझ गए। अब हम चलते हैं, दो भाग में हमने बांट लिया इस 44 को, मतलब हम इसको दो तरीके से पढ़ेंगे, एक सघोष के साथ, एक अघोष के साथ। दो तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला हम पढ़ने चल रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों।
आप देखते होंगे ना, सावधान रहें, सतर्क रहें, ध्यान से देखिएगा। तो डरिएगा मत भाई, हम ऐसा कुछ नहीं बताने वाले हैं, डराने वाले नहीं हैं हम आपको। यहाँ पर देखिए आप बिल्कुल, हाँ, अब यहाँ पर सीरियस होकर देखिए और ध्यान से देखिए। हमने बताया कि 11 उसके बाद विसर्ग, अर्थात विसर्ग के पहले तो स्वर रहने ही रहने और स्वरों की संख्या 11 है। ठीक है। अब हमने बताया कि पहले हम लोग पढ़ेंगे अघोष। क्या पढ़ेंगे? अघोष वर्णों के साथ विसर्ग का मेल। ठीक है। हमने बताया कि अघोष कौन कौन सा होता है, पहला और दूसरा वर्ण, किसके? सभी वर्गों के। अब सभी वर्गों के, तो पहला वर्ग कौन सा आपका हो जाएगा? का वर्ग। का वर्ग का पहला और दूसरा का और खा हो जाएगा। उसके बाद का वर्ग का ख गा घ च, चा वर्ग का चा और छा हो जाएगा। उसके बाद क्या है? चा छा जा जा टा, टा और ठा हो जाएगा। उसके बाद ता और था हो जाएगा और उसके बाद पा व फा हो जाएगा। ये हो गए आपके। और आपने आघोष में क्या देखा था कि ये तीनों शाह हैं। अब बात आई कि इन तीनों शाह को कैसे लिखना है। तो अभी मैं आपको कुछ उसके बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं केवल लिख दे रहा हूं। अभी आप स्वतः समझ जाएंगे कि मैंने इन तीनों शाह को कहां कहां क्यों लिखा है। देखिए, मैं यहां पर शाह को लिख रहा हूं, यहाँ मूर्धन्य सा को लिख रहा हूं और यहाँ दंत्य सा को लिख रहा हूं। अब दोस्तों यहां पर आप समझिए कि मैंने इस श को चा के साथ ही क्यों लिखा, क्यों मैंने का के साथ नहीं लिखा। इस श को मैंने टा के साथ क्यों लिखा, क्यों मैंने चा के साथ नहीं लिखा। तो दोस्तों इसको आप समझिए, ये जो शा है इसका उच्चारण स्थान क्या है? इसको हम कहते हैं तालव्य शा, अर्थात इसका उच्चारण स्थान तालु है। और चा का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? तालव्य। इसीलिए मैंने तालव्य वालों को एक साथ लिख दिया, मूर्धन्य वालों को एक साथ लिख दिया और दंत्य वालों को एक साथ लिख दिया है। आप समझ गए? अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए कि यदि मैं कहूं कि ये देखिए क्या है, ये है कंठ वर्ण, क्योंकि आपको जो भी वर्णमाला पढ़ चुके होंगे वो बहुत ही बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है, इसीलिए इनको कंठ कहा जाता है। इनका उच्चारण स्थान तालु होता है, इसलिए इन्हें तालव्य वर्ण कहा जाता है। और इनका जो है मूर्धा है तो इन्हें मूर्धन्य कहा जाता है। और ये जो है इनका उच्चारण स्थान दंत है, इसीलिए इनको दंत्य कहा जाता है। और ये जो है इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इसीलिए इनको ओष्ठ्य कहा जाता है। ये आप जानते हैं। दोस्तों कंठ में केवल का और खा तो आता नहीं है, इसके साथ ग घ और ng भी आते हैं कंठ में। तो दोस्तों और आ भी आता है। तो दोस्तों यहां पर आप देखें कि ये आप अघोष की बात कर रहे हैं। अगर मैं कहूं कि कंठ अघोष या अघोष कंठ या तालव्य अघोष या अघोष तालव्य या मूर्धन्य अघोष, ठीक है दोस्तों। अब इसकी अगर हम बात करें तो आप वर्णमाला में ढूंढिए कि अगर मैं कहूं कि अघोष कंठ तो आपके पास कितने वर्ण होंगे। पूरी वर्णमाला आप खंगाल डालिए तो आपके पास कौन कौन से बचेंगे? का और खा। क्योंकि हमने कंठ में पढ़ा था कि अ और आ प्लस का वर्ग, ठीक है दोस्तों, ये हमने कंठ में पढ़ा था। और दोस्तों आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि ये कंठ है। और अगर आघोष की बात करें तो प्रथम और द्वितीय वर्ण, ठीक है। और उसी तरीके से अगर हम चा छा देखें तो ये भी प्रथम और द्वितीय वर्ण है और शा जो है ये आघोष होता ही है। तो आप समझ गए कि तालव्य आघोष क्या है, मूर्धन्य आघोष क्या है और दंत्य आघोष ओष्ठ्य आघोष क्या है। ये आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब हम एक एक चीज को मिलाने वाले हैं, किसके साथ? विसर्ग के साथ। देखिए, इस अघोष के एक एक वर्ग को हम लेकर पढ़ेंगे किसके साथ? विसर्ग के साथ। किसके साथ? विसर्ग के साथ हम पढ़ने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा, जो चीज मैंने यहां पर बताई है, इतना समय आपको मैं इसलिए दे रहा हूं कि आप इसको समझ सकें। देखिए, ये क्या थे? तालव्य थे।
चा, छा और शा तीनों तालव्य हैं, लेकिन क्या ये सघोष हैं? नहीं, ये कैसे अघोष हैं। और अगर मैं अघोष तालव्य की बात करूं तो आपको पूरी वर्णमाला में केवल यही 3 और 3 ही वर्ण मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल समझदारी से चलिए, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलिए आगे। चलिए, अब मैं एक एक समूह को उठाऊंगा। ठीक है, तो मैं क, ख और पा, फा का समूह अभी के लिए छोड़ता हूं। ठीक है, इनको एक साथ पढ़ना है। मैं अभी इन तीनों समूहों की बात करने वाला हूं, चा, टा और ता वर्ग वाले, अर्थात तालव्य अघोष, मूर्धन्य अघोष और दंत्य अघोष की बात मैं करने वाला हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें देखिए शा लगे हुए हैं। ठीक है, और अभी परिवर्तन भी आपको ऐसा ही कुछ मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं नए पेज से इसको बताना शुरू करता हूं। देखिए, अब यहां पर एक मिनट, यहां पर एक बार समझ लीजिए कि यहां पर पहले तो 11 स्वर और विसर्ग तो आएंगे ही। अभी जब यहां पर कुछ बदलाव होगा तो मैं आपको वहां पर अलग से बताऊंगा ही। ठीक है, उसके बाद अब इस अघोष की जगह पर हम लोग एक एक समूह लेने वाले हैं। तो पहले हम लेंगे तालव्य अघोष। क्या लेंगे? तालव्य अघोष या अघोष तालव्य। चलिए, अब यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि पहला नियम आप इसको नोट कर सकते हैं कि ये आपका कौन सा नियम है। ये आपका पहला नियम है विसर्ग संधि का। क्या है कि 11 स्वर के बाद विसर्ग जुड़ता है स्वर से, उसके बाद जो उसके इस विसर्ग के बाद आने वाला है वो क्या आएगा? तालव्य अघोष। तालव्य अघोष आने वाला है, अर्थात तालव्य अघोष में कौन कौन से आते हैं? च, छ। देखिए तालव्य में तो चा, छा, जा, झइया, लेकिन अघोष भी जोड़ा गया है तो अघोष में पहला और दूसरा वर्ण ही आएगा। तो च, छ। अब देखिए चा, छा हो गया और मैंने बताया था तालव्य चा। 3 वर्ण आपको मिल गए हैं। इतना आपको मिल गया है दोस्तों। अब आप ध्यान से देखिएगा कि जब भी ऐसा हो विसर्ग के बाद ये तीनों वर्ण च, छ और शा आपको मिले तो ये जो विसर्ग होता है ये किसमें बदल जाता है? तो ये तालव्य शकार में बदल जाता है, अर्थात किसमें बदल जाता है? श में बदल जाता है, तालव्य श में बदल जाता है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं तालव्य शकार, इसको लिख सकते हैं या। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। शकार का मतलब ये होता है कि जो ये शा है इसमें से स्वर निकाल कर बात किया जाएगा। जब भी स्वर निकाल दिया जाएगा तो उसको हम सकार, अकार, ककार ये बोल सकते हैं। जैसे ये का है, इसमें से अगर हमने स्वर को निकाल दिया तो हम इसको कह सकते हैं ककार। ख है, खकार। ठीक है, ऐसे ही आ है तो इसको तो कुछ कहा नहीं जाएगा क्योंकि ये खुद ही स्वर है। तो इसी तरह देखिए सा है तो सकार, अगर इसको छोटा वाला सा होगा तो ये दंत सकार, ये तालव्य सकार, और ये जो आपका होगा ये होगा मूर्धन्य सकार। ये आप बिल्कुल पहले से भी जानते हैं और आज एक बार फिर से इस पर चर्चा हो ही गई। अब आगे देखिए, चलिए इन सब चीजों को हम एक एक करके समझते हैं। यहां पर पहला नियम आपका क्या आ गया कि जो 11 स्वर है उसके बाद आपका विसर्ग लगेगा, और विसर्ग के बाद यदि तालव्य अघोष अर्थात च, छ और तालव्य शा आता है तो क्या होगा? तो क्या होगा? इसका जो विसर्ग है ये किसमें बदल जाएगा? तालव्य शकार में बदल जाएगा। ये आपका पहला नियम हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आप कहेंगे कि सर तालव्य शकार में क्यों बदला? तो आप बिल्कुल इसको समझ गए होंगे कि ये सारे तालव्य वर्ण हैं और जो विसर्ग परिवर्तित होगा वो इसी के तालव्य सकार में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे कि तालव्य सकार में परिवर्तित हो जाएगा। अब आगे देखिए, अब आपका जो दूसरा नियम यहाँ पर बनने वाला है वो क्या बनने वाला है? वो ध्यान से देखिए कि ये जो इधर वाला परिवर्तन नहीं होना है, इधर तो अभी वैसे ही होना है। मतलब 11 स्वर के बाद आपका क्या लगेगा? विसर्ग लगेगा। और उसके बाद अब देखिए दूसरा जो समूह आपका क्या है? टा, ठा मतलब मूर्धन्य आघोष वाला है। तो जब उसके बाद हम मूर्धन्य आघोष जोड़ेंगे, अर्थात
टा, ठा और मूर्धन्य सा जोड़ेंगे तब क्या होगा, तो आपका ये जो विसर्ग है, फिर से वही बात आई कि ये मूर्धन्य है सब, तो इसमें कि कौन सा सकार हो जाएगा, आप समझ गए कि यहाँ पर ये जो विसर्ग होगा ये मूर्धन्य सकार में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? मूर्धन्य सकार में बदल जाएगा। अभी इसका उदाहरण भी आपको बताया जाएगा, एक एक उदाहरण लेकर अच्छे से समझाया जाएगा। अभी आप नियम समझिए कि क्या है और इस नियम को कैसे कैसे बांटा गया है। मैंने आपको शुरू से क्या बताया कि यहाँ पर देखिए अघोष के साथ जोड़ना है। अघोष मतलब प्रथम और द्वितीय वर्ण सभी वर्गों के, और उसके बाद तीनों स, ये मैंने बताया। अब उसको मैंने यहाँ पर बांट कर लिख दिया उच्चारण स्थान के हिसाब से, और मैंने बताया कि पहले मैं इन तीनों पर चर्चा करने वाला हूं कि इन्हीं तीनों को एक एक साथ लिया जा रहा है। इन तीनों का परिवर्तन किसमें हो रहा है? सा में, शा में, सा में हो रहा है। ठीक है, कैसे, ये आप यहां पर देख रहे हैं। अगर विसर्ग के बाद पीछे 11 स्वर कोई भी आ सकता है, उसके बाद विसर्ग है, फिर उसके बाद जो जुड़ने वाला शब्द है उसका पहला वर्ण क्या है? तालव्य है। कैसा? अघोष। तो क्या होगा? वो तालव्य शा में बदलेगा। मूर्धन्य अघोष है तो वो मूर्धन्य सकार में बदलेगा। और आपका तीसरा नियम जो आपको मिलने वाला है वो देखिए क्या है कि यहाँ पर 11 स्वर हों, उसके बाद विसर्ग लगा हो, और तालव्य मूर्धन्य हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ पर दंत्य अघोष की बात होने वाली है। क्या हो? दंत्य अघोष हो, अर्थात कौन कौन से हो? ता हो, था हो और दंत्य सा हो। ठीक है दोस्तों, तो आप बिल्कुल जैसे ही आपने यहाँ पर सा देखा तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि इसका परिवर्तन किसमें होने वाला है, इस विसर्ग का परिवर्तन। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि इसका परिवर्तन दंत्य सकार में होने वाला है। मैंने कहा दंत्य सकार, ना कि दंत्य सा। सकार का मतलब वो स्वर रहित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि जहां भी ऐसी स्थिति आए तो उनका परिवर्तन कैसे होगा। यदि 11 स्वर के बाद विसर्ग तो आएगा ही, क्योंकि विसर्ग के पहले स्वर ही जुड़ता है, तो विसर्ग के बाद तालव्य अघोष अर्थात च, छ और तालव्य श आए तो इसका तालव्य सकार हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद मूर्धन्य अघोष अर्थात ट, ठ और मूर्धन्य श आए तो इसका मूर्धन्य सकार हो जाता है। और यदि दंत्य अघोष अर्थात त, थ और दंत्य सा के बाद विसर्ग के बाद ये दंत्य अघोष आए तो उनका दंत्य सकार हो जाता है। ये चीज आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे बात करने वाले हैं आपके चौथे नियम की ओर। तो आपका चौथा नियम ये है, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि यहाँ पर 11 स्वरों के बाद विसर्ग। मैं ये क्यों बार बार लिख रहा था? मैंने बताया कि आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, तो वो जरूरत यहीं पर आन पड़ी है। ठीक है दोस्तों, चलो अब यहां पर इन 11 के बजाय, अभी देखिए यहां पर एक बार नजर डालिए। हमने ये वाला वर्ग कर लिया, ये वाला वर्ग और ये वाला, 3 वर्ग हमने कर लिए। अब हमारे पास बचा ये का वर्ग और पा वर्ग वाला। ठीक है, ये वाले अघोष बचे हैं। अब इसको पढ़ने के लिए यहां पर आइए, आपके पास क्या क्या बचा है। अब इस विसर्ग के बाद यहां पर एक चीज अभी छोड़िएगा, ये अब बात करेंगे विसर्ग के बाद क्या क्या आएगा। तो का बचा है, खा बचा है, पा बचा है और फा बचा है। ये चीजें आपके पास बची हैं, तो विसर्ग के बाद यही आने वाली हैं। लेकिन मैंने यहां पर 11 क्यों हटा दिया था? तो आप बिल्कुल कुछ ना कुछ लगा होगा, जहां पर मैंने जोर दिया तो आपको लगा होगा कि यहां तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है ही है। ठीक है, यहां पर अगर जल्दीबाजी किए तो मामला गड़बड़ाएगा ही गड़बड़ाएगा। ठीक है, तो वो क्या है यहां पर ध्यान से देखिएगा आप। यहां पर 11 स्वर की बजाय केवल 9 स्वर ही होंगे। और वो 9 स्वर कौन कौन से होंगे? तो ध्यान दीजिएगा, आ और आ को छोड़कर, आ और आ को छोड़कर जो स्वर बनेंगे उनकी संख्या कितनी होगी? ये आप बिल्कुल जानते हैं कि टोटल अगर 11 स्वर हैं और इनमें से आ और आ मतलब 2 को छोड़ दिया गया तो आपके पास कितने स्वर बचे?
9 स्वर बचे। मतलब कि जो अब हमारा नियम है उसमें क्या है कि आ और आ को छोड़कर जब स्वर हो और उससे विसर्ग लगा हो तो, और विसर्ग के बाद कौन कौन से आएंगे, का खा पा फा अर्थात कंठ्य और ओष्ठ्य अघोष आएंगे। ये देखिए दोनों कंठ्य अघोष और ये ओष्ठ्य अघोष, मतलब ये कंठ्य और ओष्ठ्य अघोष आएंगे। मतलब का वर्ग के 2 वर्ण और पा वर्ग के 2 वर्ण आएंगे। इनके पास सकार तो है ही नहीं। अब बात आई कि सर अभी तक तो सबके पास सकार था, तो वो परिवर्तित तो हो ले रहे थे बड़ी आसानी से, इनके पास तो सकार है ही नहीं। अब ये बेचारे कहां जाएंगे? बिल्कुल, तो इनका जो परिवर्तन हुआ वो देखिए किसमें हुआ, वो हो गया मूर्धन्य सकार में। मतलब इनके दुख की घड़ी में कौन साथ दे गया, मूर्धन्य सकार साथ दे गया। मतलब ये जिसको आप खटकोड़ वाला शाह बोलते हैं, मूर्धन्य शाह। अब आप बड़े हो गए, खटकोड़ वाला शाह बच्चे बोलते हैं, अब आप बड़े हो गए तो आप इसको मूर्धन्य शाह बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मूर्धन्य शाह। और अगर और भी समझदार हो गए हो आप, इतना पढ़ाने के बाद अगर आपके अंदर कुछ दिमाग में घुस गया हो तो आप इसको शाह बोल सकते हैं, तालु से टच करा, मूर्धा से टच कराते हुए। ठीक है, तो देखिए अब इसको मूर्धन्य सकार आप कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको क्या मिल गया, मूर्धन्य सकार ने जाकर इसकी मदद कर दी। अब भैया अगर आपको याद करना है, कुछ ट्रिक आपको यहाँ पर लेनी है, तो ट्रिक के नाम पर मैं आपको एक चीज यहाँ बता सकता हूँ कि क खा पा फा में आप देखिए कौन सा शा जो है एकदम मिलता जुलता है, तो इस पा से मूर्धन्य सा जो है वो बिल्कुल मिलता जुलता है। तो मतलब आप यहां से ये समझ सकते हैं कि क खा पा फा का जो परिवर्तन हुआ वो इस पर रहम खाकर मूर्धन्य सकार ने कहा कि भैया तुम मेरी तरह, मेरे जुड़वा भाई की तरह दिखते हो, बस मेरा पेट फट गया है, मेरे पेट पर एक निशान लग गया है, बस उसी की वजह से हम बदल गए हैं, लेकिन हम आपका साथ जरूर देंगे। तो दोस्तों इस मूर्धन्य सकार ने इस का खा पा फा का साथ दे दिया और यहाँ पर ये विसर्ग को किसमें परिवर्तित कर दिया, मूर्धन्य सकार में परिवर्तित कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये आपका था चौथा नियम। अब फिर से वही बात आई, जैसे व्यंजन संधि में हमने पंचमाक्षर को छोड़ा था और पंचमाक्षर एक नया नियम लेकर सामने आ गया था, उसी प्रकार से जब यहाँ पर आ और आ को हमने छोड़ दिया तो अब ये भी कोई ना कोई तो नया नियम लेकर आएगा ही। तो उस नए नियम की हम बात कर लेते हैं कि यदि आ और आ के बाद विसर्ग हो, ठीक है, मतलब आ विसर्ग के पहले आ और आ हो, या आ और आ के बाद विसर्ग हो, और यहाँ पर आ और आ को छोड़कर विसर्ग था। ठीक है दोस्तों, पिछले तीनों नियमों में ऐसा कुछ भी विशेष नहीं था, क्योंकि 11 स्वर थे, उसके बाद विसर्ग था, उसके बाद तालव्य अघोष, मूर्धन्य अघोष और दंत्य अघोष थे। यहाँ पर क्या था कि स्वरों में 2 भागों में बांट दिया गया, एक अ और आ को अलग, एक नौ को अलग। ठीक है, 2 को अलग, 9 को अलग। अब जो 2 को अलग करने, वो स्थिति किसकी थी? इधर वाला तो कुछ नहीं बदल रहा है, का खा पा फा तो नहीं बदल रहा है, लेकिन यहां पर स्वर बदल गए। यहां देखिए 11 स्वर थे, 2 में बदल गए, एक 2 और एक 9। अब इनके बाद विसर्ग लग गया और इनसे कौन जुड़ा? क ख प और फा जुड़ा, और इनसे भी कौन जुड़ा? क ख प और फा जुड़ा। लेकिन अब ध्यान से देखिएगा कि परिवर्तन क्या हुआ, यहां पर जो विसर्ग था वो किसमें बदल गया? ये मूर्धन्य सकार में बदल गया। क्यों? क्योंकि यहां पर पा इसका जुड़वा भाई है, तो सकार साथ देना ही था मूर्धन्य को, है ना। अब यहां देखिए, यहां पर क्या स्थिति होती है कि यहाँ आ और आ है, इसका तो कोई यहाँ भाई बहन है नहीं जो इसका साथ दे जाए। तो यहां पर एक नई चीज आपको मिलेगी कि कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि अगर आ और आ के बाद विसर्ग है और उसके बाद क ख प और फ है, तो अब इसका परिवर्तन कुछ होगा ही नहीं। यदि परिवर्तन नहीं हुआ तो यहां पर एक नया शब्द निकल कर आता है कि इस विसर्ग का क्या हो जाता है, तो यहां पर हो जाता है प्रकृति भाव। अब दोस्तों बात आई कि सर प्रकृति भाव क्या है?
मैंने कहा था कि संधि में आपको कुछ शब्द मिलेंगे, जैसे एक शब्द आपका मैंने बता दिया था कि आगम, दूसरा भी बताया था कि लोप। ठीक है, एक तो परिवर्तन आप बार बार सुनते ही आ रहे हैं तो उसका छोड़िए। तीसरा शब्द आपका आ गया प्रकृति भाव। ठीक है, देखिए आगम का मतलब क्या था, मैंने बताया था छा से संबंधित नियम व्यंजन संधि में कि जब इस तरह से इधर ह्रस्व या दीर्घ स्वर हो, इधर छा हो, तो बीच में किसका आगम हो जाता है, एक नवजात चा का आगम हो जाता है, मतलब नया वर्ण पैदा हो जाता है। ठीक है, तो वो हो जाता है आगम, मतलब नया आ गया। लोप का मतलब क्या हो जाता है कि उसमें से कुछ गायब हो जाए। क्या हो जाए, गायब हो जाए, लुप्त हो जाए, उसे हम लोप कहते हैं। प्रकृति भाव का मतलब ये होता है कि कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, वो जस के तस ही रह गए। ठीक है दोस्तों, जब आपकी ये वाली स्थिति आती है कि यहां पर आ या आ के बाद विसर्ग लगा हो और उसके बाद का खा पा फा अर्थात कंठ अघोष और ओष्ठ अघोष आए तो विसर्ग का प्रकृति भाव हो जाता है, अर्थात विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे उदाहरण आप लोग बहुत से लोग जानते हैं कि प्रातः काल, इसको आप जोड़ते हैं तो देखिए ता में आ लगा है, आ लगा है और इसके बाद विसर्ग है, मतलब हमने कहा था ना स्वर के साथ ही विसर्ग लगता है, और ये स्वर कौन सा है, आ या आ में से है। ठीक है, ह्रस्व या दीर्घ आ है। तो इसके बाद यदि का वर्ग, मतलब देखिए का खा पा फा में से कोई भी आता है तो यहाँ पर क्या आया है, का आया है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्रकृति भाव हो जाएगा। इसीलिए आप लिखते हैं प्रातः काल, कोई परिवर्तन हुआ नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें प्रकृति भाव हो गया किसका, विसर्ग का। इसका मैं अपवाद भी आपको बताने वाला हूं, उस अपवाद को समझने के लिए अभी इंतजार करिए, धीरे धीरे एक एक नियमों का उदाहरण लेकर चलेंगे, और जब हम पांचवें नियम पर पहुंचेंगे उदाहरण के साथ तो वहां पर जरूर इसके अपवाद के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और चलिए अभी हमारे पास थोड़ा सा समय है तो एक आध दो नियम के उदाहरण हम लोग निपटा ले रहे हैं। ठीक है, अब पहले नियम का उदाहरण हम लोग लेकर चलने वाले हैं। पहला नियम आपका क्या था कि 11 स्वर विसर्ग और प्लस कौन से थे, तो आप जानते हैं च छ और श, मतलब तालव्य शकार, मतलब च छ और श था, तालव्य श। और यहां पर आपने क्या देखा था कि इस जो विसर्ग का परिवर्तन होगा वो तालव्य शकार में हो जाएगा, मतलब आधा शा में हो जाएगा। अब मैं इसका एक एक उदाहरण आपको लेकर समझाने वाला हूं, आपको ऐसे ऐसे उदाहरण मिलने वाले हैं दोस्तों जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आप इतना मानिए कि यहाँ पर जो भी अभ्यास मैं आपको कराऊंगा परीक्षा में उसी में से प्रश्न आपके आ जाने हैं, उसी में से आपके प्रश्न मिल जाएंगे, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर एक आध इधर उधर होता भी है तो भी आप सक्षम हो गए हैं कि उसको आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला उदाहरण मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने बताया कि 11 स्वर के बाद विसर्ग जुड़ेगा और विसर्ग के बाद कौन कौन सा वर्ण हो, चा छा या शा हो, तो क्या होगा उस विसर्ग का, कौन सा जो है विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जाएगा, वो हो जाएगा तालव्य शकार में परिवर्तित हो जाएगा। चलिए अब यहां पर हम बात करने वाले हैं, आपके लिए मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं, निह धन चल। चलिए अब यहां पर हम लोग बात करते हैं कि कैसे जुड़ता है। अगर मैं ना से स्वर को अलग करूं तो यह हो गया न, और यहां पर है छोटी ई की मात्रा, और इसके बाद आपका जुड़ा है क्या, विसर्ग जुड़ा है दोस्तों। तो फिर बात आई कि विसर्ग किसके साथ जुड़ा है, ई के साथ जुड़ा है, अर्थात स्वर के साथ जुड़ा है। और यहां पर आप देखेंगे कि पहला वर्ण आपका क्या है, च है, तो आपका क्या क्या हो गया, यहां पर ध्यान दीजिए, स्वर के बाद विसर्ग है और विसर्ग के बाद आपका चा, मतलब तालव्य अघोष है। तो जैसे आपने देखा तालव्य अघोष, अच्छा तो विसर्ग को हमको कहां बदल देना है, तो विसर्ग को आपने किस में बदल दिया, तालव्य शकार में बदल दिया। अब यहां पर देखिए कि यहां पर न पर ई की मात्रा हो गई, और ये हमने बताया कि विसर्ग बदलता है, यहां देखिए तो ये विसर्ग किसका रूप ले लेगा,
शा का रूप ले लेगा। और कैसा शा? आधा शा। तो इस शा को आधा करने का, तो देखिए दोस्तों, आधा करने वाला, व्यंजनों को आधा लिखने वाली वीडियो जो है, क्लास जो, वो आपको मिल नहीं पा रही है। उम्मीद करता हूं कि आगे कोशिश करके मैं आपको चाहे जैसे दे देता हूं। थोड़ा समय का अभाव था, चुनाव था बीच में और समय नहीं मिल पाया, नहीं तो आपको वो क्लास मिल गई होती। देखिए, अब ये आधा शा हो गया और यहाँ पर आपका चा है और क्या है? ला है। तो आपका जो शब्द मिला वो क्या मिला? निधन चल, और वो बन गया निश्चल। ये बिल्कुल आप समझ गए होंगे बहुत ही बेहतर तरीके से दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आप बिल्कुल, अगर इसको तोड़ना हो तो जहां पर आपको ये वाला शा दिखे तो आप समझ जाइए कि यहाँ कुछ तो मामला गड़बड़ है। यहाँ पर इस शा को हम विसर्ग में बदल सकते हैं। तो इसको अगर उल्टा आप यही चलें तो नी हो गया और आधा शा हो गया। अगर हम इसको तोड़े तो नी धन आधा शा हो गया और चा हो गया और ला हो गया। तो आपने देखा कि इस आधा शा के पहले क्या है? स्वर है, स्वर है, और इसके बाद आपका तालव्य अघोष है। तो अगर तालव्य अघोष है और यहाँ पर स्वर है तो ये शा बिल्कुल किसमें बदल जाएगा? विसर्ग में बदल जाएगा, क्योंकि यही विसर्ग जब तालव्य अघोष होता है यहाँ पर तो किसमें बदलता है? शा में बदलता है। ठीक है दोस्तों, तो आप बिल्कुल इसको, शा को विसर्ग में बदल कर और यहाँ चा ल लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी, ये नियम आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपके लिए और भी यहाँ पर कुछ उदाहरण समझाने की कोशिश करने वाला हूं। आप समझिए, बहुत ही ध्यान से समझिए। देखिए, एक आपका हो गया चा से संबंधित, आपने देख लिया निधन चल। ठीक है, आप अगर छा से संबंधित देखना चाहें तो निह धन छल। बिल्कुल उसी तरह से ये आपका विसर्ग किस में बदल जाएगा? तालव्य शकार में। तो नी आधा श और छल निश्चल। ये भी आप समझ गए। अब एक और मैं आपको बताने वाला हूं जो आपकी परीक्षा में पूछा भी जाता है। जैसे देखिए, आपका शब्द जो है वो है दुशासन। दुह धन शासन। देखिए, यहां पर आपका देखिए आया तालव्य शा। ये क्या है? अघोष तालव्य है या तालव्य अघोष है। इसके पहले आपका क्या आया है? विसर्ग, और विसर्ग के पहले जो स्वर है वो क्या है? छोटे ऊ के साथ है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर देखिए कि ये है श और यहां पर है आसन। ये आप समझ गए होंगे कि ये शा में से आ निकला है, आसन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझ गए कि इस ऊ का परिवर्तन किसमें होगा? इसी तालव्य सकार में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा श। तो यहाँ पर हो जाएगा दा में ऊ की मात्रा दू, और ये आधा शा, और ये फिर ये आधा शा को जब इसने पूरा किया तो शा पे आ की मात्रा और सन, दुशासन। ठीक है, दुशासन, ये आप समझ गए। अब आपके लिए कुछ और भी उदाहरण मैं यहाँ पर रखने वाला हूं जिसको आप बिल्कुल हल कर सकते हैं। जैसे देखिए, निह धन शब्द। ठीक है, ये आपका एक उदाहरण है। और देखिए, अंतः धन चक्षु। ठीक, ये आपका उदाहरण है। उसके बाद है निह धन श्वास। ठीक दोस्तों, ध्यान से देखते चलिएगा। मन है धन चेतना। ये सब उदाहरण हैं जो आप इन्हीं का अभ्यास करते रहिए तो परीक्षा में आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला आपका उदाहरण है दुह धन चरित्र। ठीक है दोस्तों, अब जो शब्द बनता है उसको आप तोड़ने की भी कोशिश करिएगा। ठीक है दोस्तों, कैसे तोड़ना है ये मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से उसको तोड़ना है। देखिए, ये सारे उदाहरण आप बिल्कुल हल करेंगे, स्वतः हल करेंगे, स्वतः इसका विच्छेद करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास मुझे लग रहा है टाइम लगभग पूरा हो गया है। आगे के जो नियम है, इनके जो उदाहरण है हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ये इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपको कमेंट बॉक्स में जाकर बताना है कि कौन कौन से इसका क्या क्या शब्द बनेगा, या इसका विच्छेद तो करना नहीं है, मैंने विच्छेद करके दिया, इसको आपको संधि करना है। ठीक है दोस्तों, तो संधि करके आप बिल्कुल बताएंगे। और देखिए, यहां पर आइए, एक बार फिर से हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं। कैसे? देखिए,
यहाँ पर हमने देखा कि 11 स्वर के बाद विसर्ग लगता है और विसर्ग के बाद जो 44 वर्ण लगते हैं, स्वर और व्यंजन लगते हैं, उनको हमने दो भागों में बांट दिया, अघोष और सघोष में बांट दिया। और आप जानते हैं कि ये अघोष की संख्या कितनी है, 13, और सघोष की संख्या कितनी हो गई, 31। आगे हम चले तो हमने देखा कि इन अघोष को जब हम पढ़ना शुरू किए तो कौन कौन से थे, कंठ अघोष, तालव्य अघोष, मूर्धन्य अघोष, दंत अघोष और ओष्ठ्य अघोष। इसको 5 भागों में हमने बांटा और इन पांचों भागों को एक एक करके हमने पढ़ना शुरू किया। पहला था हमारा कि 11 स्वर, उसके बाद विसर्ग, फिर तालव्य अघोष। तो जब तालव्य अघोष आएगा तो उसका परिवर्तन किसमें हो जाता है, तालव्य सकार में हो जाता है। मूर्धन्य अघोष आएगा तो मूर्धन्य सकार, और दंत अघोष आएगा तो दंत सकार में परिवर्तन हो जाता है। जो विशिष्ट नियम था इसमें वो ये था कि क ख प और फ वाले में कुछ परिवर्तन था। तो उसमें परिवर्तन क ख प फ में नहीं था, बल्कि उसके पहले आने वाले स्वर में था। तो स्वरों को दो भागों में बांट दिया गया, एक जो था वो 9 था, 9 का भाग, और एक 2 का भाग। 9 के भाग वाला जो स्वर था उसके बाद विसर्ग आए, फिर क ख प और फ आए। तो इसका परिवर्तन मैंने बताया कि इस पा का रिश्तेदार जो था भैया मूर्धन्य श, उसमें बदल गया, ठीक है। और यहाँ जो 2 वाला था तो इसका कुछ नहीं हुआ, बल्कि ये ऐसे ही रह गया, इसका क्या हो गया, प्रकृति भाव हो गया। ये हमने पांचों नियम देखे, पांचों नियम को समझा कैसे बने हैं, इनका उदाहरण भी, एक नियम का उदाहरण भी हमने देख लिया है। कल ये विसर्ग संधि उम्मीद करता हूं कि समाप्त हम कर ले जाएंगे। उसके बाद मैं आपको संधि के कुछ जो अपवाद आप कह सकते हैं उसको मैं बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहें। कल और परसों बहुत ज्यादा से ज्यादा संधि की क्लास कल और परसों चलेगी। उसके बाद संधि के अगला वाला टॉपिक आपका शुरू कर दिया जाएगा। तो जो भी चैनल पर नए साथी हैं वो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप नीचे जाएंगे तो वहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक है दोस्तों, वहां पर सारी सूचनाएं दी जाती हैं। जैसे क्लास अगर बंद है तो भी उसकी सूचना वो चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाती है, जिससे आप वंचित रह जाते हैं अगर उससे आप जुड़े नहीं हैं तो आप बिल्कुल वहां पर जाकर जुड़िए। और दोस्तों एक काम जरूर करिए कि आप अपने कम से कम 10 दोस्तों तक ये शेयर करें और उनको बताएं कि किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, आपके काम लायक पढ़ाया जा रहा है या नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की अगली क्लास में अगले एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, और बहुत ही अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं। हिंदी व्याकरण को एकदम निपटा देने वाले हैं हम लोग दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शुभ संध्या। चलिए दोस्तों।